हे एवरीवन, वेलकम टू साइंस क्लब। सो गाइस, जैसा कि मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बताया था कि हम लोग एक रिक्वेस्टेड वीडियो बना रहे हैं एरोबिक एस्पायरेशन में। सो लास्ट वीडियो में गाइस हम लोगों ने ग्लाइकोलिसिस ऑलरेडी पढ़ लिया था एंड इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रेब्स साइकिल। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए हम लोग क्रेब्स साइकिल पढ़ते हैं। साइकिल बच्चों, क्रेब्स साइकिल की डिस्कवरी किसने की थी? क्रेब्स साइकिल को सबसे पहले डिस्कवर किया था मिस्टर एच ए क्रेब ने, जिसकी वजह से उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। एच ए क्रेब को क्रेब्स साइकिल की डिस्कवरी के कारण नोबेल प्राइज़ मिला था। सो गाइस, क्रेब्स साइकिल जो होता है ना, इसकी पूरी प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। ये पॉइंट हमको ध्यान रखना है कि क्रेब्स साइकिल कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। और वहीं जब हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ग्लाइकोलिसिस पढ़ा था, तो ग्लाइकोलिसिस कहाँ होती है? ग्लाइकोलिसिस होती है साइटोप्लाज्म में। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि क्रेब्स साइकिल कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। एंड ग्लाइकोलिसिस कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में होती है। दूसरी चीज़, क्रेब्स साइकिल के रिजल्टेंट कई सारी चीज़ें बनती हैं, जैसे कि पायरुविक एसिड बनता है और हमारा फैटी एसिड्स बनते हैं, फैट्स बनते हैं। साथ में एमिनो एसिड्स के डिकम्पोजिशन से क्या बनता है? CO2 बनता है एंड वाटर मॉलिक्यूल्स बनते हैं। क्लियर? सो एक और इम्पॉर्टेंट बात गाइस कि जो ये क्रेब्स साइकिल होती है ना, ये कॉमन पाथवे रिप्रेजेंट करती है। किसके लिए? कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म के लिए। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म के लिए ये जो क्रेब्स साइकिल है, ये एक कॉमन पाथ रिप्रेजेंट करती है। साथ ही साथ इस पूरी क्रेब्स साइकिल में ग्लाइकोलिसिस से जो दो हमें पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स मिले थे, आपको याद होगा, ग्लाइकोलिसिस से जो दो पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स मिले थे, उन दोनों पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन भी इसी साइकिल में हो जाता है। देखिए, अगर आप लोगों ने वो वाला वीडियो नहीं देखा, ग्लाइकोलिसिस वाला वीडियो नहीं देखा, तो पहले जाकर वो वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर आपको आई बटन में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो वो वाला वीडियो देखिएगा, उसके बाद ही वाला वीडियो देखिएगा, वरना चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ठीक, सो क्लियर हो गई ना मेरी बात कि पायरुविक एसिड का जो हमें ग्लाइकोलिसिस से जो पायरुविक एसिड मिला था, उसका ऑक्सीडेशन भी इसी साइकिल में हो जाता है। अब बच्चों, क्रेब्स साइकिल में ना कई स्टेप्स होते हैं, तो उन स्टेप्स को देख लेते हैं कि किन किन स्टेप्स से होकर के क्रेब्स साइकिल कंप्लीट होती है। तो सबसे पहले क्रेब्स साइकिल में एंटर होने से पहले एक स्टेप होता है, जैसे वो क्या होता है, हम लोग को पता है कि ग्लाइकोलिसिस से हम लोग को पायरुविक एसिड मिले थे। ठीक, तो वो पायरुविक एसिड क्रेब्स साइकिल में एंटर करने से पहले ही टूट जाता है। किसमें? एक CO2 मॉलिक्यूल रिलीज़ होता है, वहाँ से निकल जाता है, साथ में 2 हाइड्रोजन एटम वहाँ से रिलीज़ हो जाते हैं, यानी कि फ्री हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। क्या क्या? CO2 का एक मॉलिक्यूल, साथ में 2 हाइड्रोजन एटम। अब जो बचा हुआ हमारा जो पायरुविक एसिड का जो बचा हुआ फॉर्म होगा या बचा हुआ पार्ट जो होगा, वो कोएंजाइम A से जाकर रिएक्ट करेगा। किससे रिएक्ट करेगा? कोएंजाइम A से रिएक्ट करेगा। एंड कोएंजाइम A से रिएक्ट करके वो क्या बनाएगा? एसिटिल कोएंजाइम A, ये पूरा सब्सटेंस बनाएगा। और इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडाइज्ड डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडाइज्ड डीकार्बोक्सिलेशन। तो क्या कहने का मतलब हुआ कि क्रेब्स साइकिल से पहले एक स्टेप होगा ऑक्सीडाइज्ड डीकार्बोक्सिलेशन, जिसमें पहले तो पायरुविक एसिड CO2 और 2 हाइड्रोजन एटम में डिवाइड होगा। बचा हुआ जो मॉलिक्यूल है, बचा हुआ जो पार्ट होगा, वो कोएंजाइम A से रिएक्ट करेगा एंड बनाएगा क्या? एक नया सब्सटेंस विच इज़ एसिटिल कोएंजाइम A। यही एसिटिल कोएंजाइम A आगे की फर्दर प्रोसेस में हेल्प करेगा या इनिशिएट करेगा। अब जो सेकेंड प्रोसेस होगी उसमें क्या होगा? जो एसिटिल कोएंजाइम A हमको मिला, वो मतलब एसिटिल कोएंजाइम A सेल में प्रेजेंट होता है ऑलरेडी ऑक्सैलो एसिटिक एसिड और साथ में वाटर। तो एसिटिल कोएंजाइम A ऑक्सैलो एसिटिक एसिड प्लस वाटर से रिएक्ट होकर के क्या बनाएगा? सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। समझ में आया ना? स्टेप सिंपल सा स्टेप है। जो हमको पहले वाले स्टेप से एसिटिल कोएंजाइम A मिला, वो आगे जाके सेल में प्रेजेंट ऑक्सैलो एसिटिक एसिड और H2O के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? सिट्रिक एसिड बनाएगा। क्लियर? अब बारी आती है नेक्स्ट स्टेप की। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? सिट्रिक एसिड टूटेगा। देखिए, क्रेब्स साइकिल है, तो क्रेब्स साइकिल में क्या होगा? कई सारी रिएक्शंस होंगी ऑब्वियसली। ठीक है, तो सिट्रिक एसिड यानी कि सेकेंड स्टेप के बाद भी आगे कई सारी रिएक्शंस होंगी, तो उन रिएक्शंस में सिट्रिक एसिड का डिकम्पोजिशन होगा। एंड रिस्पेक्टिवली जैसे जैसे रिएक्शंस होंगी वैसे वैसे नए नए एसिड्स का भी फॉर्मेशन होता चला जाएगा, जैसे कि ऑक्जेलोइक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड,
एंड साथ में हमारा फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड, इन सारे एसिड्स का भी फॉर्मेशन होगा। एंड साथ में रिजल्टेंट हमें 2 CO2 के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे और साथ में 8 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन मिलेंगे। ये था हमारा थर्ड स्टेप, जिसमें सिट्रिक एसिड का डिकम्पोजिशन हो रहा है कई स्टेप्स में एंड उसके रिजल्टेंट कई सारे एसिड्स मिल रहे हैं। साथ में हमें 2 CO2 मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं और क्या मिल रहे हैं, 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम मिल रहे हैं। क्लियर? अब बारी आती है हमारे नेक्स्ट स्टेप की, फोर्थ स्टेप। इसमें क्या होता है, ऊपर थर्ड स्टेप में हमको जो मैलिक एसिड मिला वो मैलिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्जेलोग्लाइसेरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। मैलिक एसिड किस में कन्वर्ट होगा, ऑक्जेलोग्लाइसेरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ऑक्जेलोग्लाइसेरिक एसिड वापस से पायरुविक एसिड के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, उसके बाद फिर से रिलेशन बनाएगा एंड फिर से पायरुविक एसिड एक नया क्रेब साइकिल स्टार्ट कर देगी। इस तरीके से ये प्रोसेस चलती रहती है। हर क्रेब साइकिल के बाद एंड में हमारा ऑक्जेलोग्लाइसेरिक एसिड बनता रहता है एंड ऑक्जेलोग्लाइसेरिक एसिड पायरुविक एसिड के साथ रिएक्ट करके फिर से एक नई क्रेब साइकिल स्टार्ट कर देते हैं। इस तरीके से ये प्रोसेस, ये साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है। सो गाइस, इस तरीके से एक पायरुविक एसिड के डिकम्पोजिशन से या पूरी प्रोसेस से हमें CO2 के 3 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। ठीक है, एक पायरुविक एसिड से हमें कितने मॉलिक्यूल्स मिले, 3 मॉलिक्यूल्स मिले। किसके, CO2 के। अब ग्लाइकोलिसिस में हमारे एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बन रहे थे, ग्लाइकोलिसिस में एक ग्लूकोज से हमारे 2 पायरुविक एसिड बन रहे थे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो अगर एक ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो हमें कितने रिजल्टेंट CO2 के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, 6, क्योंकि वहाँ पे 2 पायरुविक एसिड बनेंगे एंड दोनों पायरुविक एसिड डिकम्पोज होंगे एंड जिसके रिजल्टेंट 3 यानी कि 6 CO2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। सो फाइनली अगर इसे कनेक्ट करके देखें तो अगर एक ग्लूकोज का पूरा कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसके रिजल्टेंट कितने CO2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे हमको, 6। क्लियर? ये जो हमारी पूरी TCA साइकिल है ना, ये फिर से रिपीट होगी। ठीक है, एक्चुअली में क्या होता है, ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से हमें 2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं एसिटिल कोएंजाइम A के, जिसकी वजह से ये सारी प्रोसेस फिर से रिपीट होगी एंड वो रिएक्शन पूरी क्या है ये भी आपको स्क्रीन में दिखाई दे रही होगी। दूसरी चीज़ ये कि स्टार्टिंग में मैं ये बताना भूल गई थी कि जो क्रेब साइकिल होता है ना, उसको TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं और साथ में उसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। इन दोनों नाम से भी हमारी क्रेब साइकिल जानी जाती है। सो फाइनली हमारा पूरा एरोबिक रेस्पिरेशन ख़त्म होता है। हम लोग ने फर्स्ट वीडियो में या फर्स्ट पार्ट में ग्लाइकोलिसिस पढ़ लिया था एंड इस पार्ट में हम लोग ने क्रेब साइकिल पढ़ लिया। सो इस तरीके से पूरा एरोबिक रेस्पिरेशन ख़त्म होता है। आप प्लीज़ दोनों वीडियोस ज़रूर देखिएगा और अगर दोनों वीडियोस में जो भी डाउट है, कोई भी डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसको ज़रूर पूछेगा। आई विल ट्राई टू सॉल्व देम। और साथ में अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, तो उस टॉपिक के बारे में बोलिएगा कमेंट सेक्शन में। आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट टॉपिक ऑल्सो। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। साथ में अगर चैनल पे आप नए हैं या फिर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच गाइस, बाय। You just always been a tighter rush that I've been laid back, yeah. I don't wanna skip steps, you know.